वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बीटीएससी ड्रेसर भर्ती एक्सपो 2025 ध्यान में रखना है दो तीन बातों को। पहले तो ये आप ध्यान में रखना है, ये भर्ती जो बीटीएससी की तरफ से ड्रेसर परिधापक की भर्ती निकाली गई थी, ये फर्स्ट टाइम भर्ती आई थी, फर्स्ट टाइम भर्ती निकाली गई थी। तो किसी भी कैंडिडेट को कुछ भी आइडिया नहीं था कि इसके भर्ती में क्या मांगे जाते हैं, क्या शर्तें रहती हैं, क्या चीज़ें नहीं होता है। बस अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन दिखा, नोटिफिकेशन के अनुसार वो ऑनलाइन आवेदन करते हैं। अब इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, फाइनल उत्तर कुंजी आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। अब जो बारी आने वाली है ऑब्जेक्शन का, तो ऑब्जेक्शन कब तक आएगा? स्टूडेंट परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, ऊपर से बेरोजगार स्टूडेंट से पैसे भी ठगे जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया को ये हाल हो चुका है कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक एक कैंडिडेट से 500, 1000, 500 जितना बन पा रहा है उतना पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं कि पैसे दे दो, भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी हो ताकि हमारी भर्ती जल्द से जल्द नियुक्त हो पाए। शर्म इस बात को नहीं लगती है कि एक स्टूडेंट होकर आप अभी से ही रिश्वत देने को तैयार हो, ठीक है, मतलब पैसे देने को तैयार हो, और ऊपर से कहते हो कि हमारे राज्य में क्या चलता है, घूसखोर चलता है, पैसे देते हैं तो हमारा राशन कार्ड बनता है, पैसे देते हैं तो ये काम होता है, कागजी काम वो होता है। आप खुद देने को तैयार हो, ऊपर से आप खुद ही अपने ही सिस्टम पे ब्लेम लगाते हो। किस वजह से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? अब जो भी लोग जा रहे हैं, खुद यदि आप जा रहे हो तो खुद चल के जाके अपनी चीज़ों को कर सकते हो, बात कर सकते हो, ज्ञापन लेटर दे सकते हो, स्वास्थ्य मंत्री से मिल सकते हो। इन सब चीज़ों में पैसे लगते हैं क्या? ज़रूरत है वो खुद जाएगा, रोज़गार को जिसको ज़रूरत हो खुद जाके अपनी बात रखेगा। भर्ती निकाले इतने दिन हो गए, भर्ती प्रक्रिया पे आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो पैसे किस बात के इकट्ठे किए जा रहे हैं, ये चीज़ें समझना चाहिए हर किसी को। ऊपर से ये भर्ती जो निकाली गई थी 3326 पदों पे, ध्यान में रखना है, ये भर्ती जो निकाली गई थी टोटल पद जो थे 3326 पद थे, ठीक है, 3326 पद थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। और भर्ती प्रक्रिया के नोटिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई थी वहाँ पे लिखा गया था बिहार राज्य सरकार, ध्यान में रखना है, बिहार राज्य सरकार या फिर अन्य राज्य सरकार या फिर संघ से मान्यता प्राप्त, संघ से मान्यता प्राप्त, ध्यान में रखना है। संघ क्या होता है? संघ से मान्यता प्राप्त में मान्यता प्राप्त संस्था से सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर होना चाहिए। ये बात तो सत्य है कि सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर CMD पूरा लिखा गया है, ये बात तो सत्य है, ठीक है, ये बात तो सत्य है कि सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर लिखा गया है। नोटिफिकेशन में अब कैंडिडेट फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करते हैं कई जगह से, कई संस्था से, कोई स्किल इंडिया से करता है, कोई टेस्ट सोसाइटी से, कोई कंपनी से, जिसको जहाँ से मिला वहाँ से वो कोर्स कर लिया। बात यहाँ पे ये होता है कि प्रधानमंत्री के कौशल विकास योजना के तहत जब कैंडिडेट DV करवाने जाते हैं तो कैंडिडेट को बोला जाता है कि फर्जी डिग्री लेके आए हो। तो प्रधानमंत्री के कौशल विकास योजना के तहत किए गए कोर्स फर्जी होते हैं। हम उन अधिकारियों से भी पूछना चाहते हैं कि जैसे कि स्किल इंडिया के तहत, ठीक है, स्किल इंडिया लेके कौन आया है? रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए स्किल इंडिया को लाया गया ताकि सभी युवाओं को रोज़गार मिल सके। जैसे कि NSDC के तहत किए गए कोर्स, बहुत से कैंडिडेट हैं जो सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर कोर्स किए हुए हैं, उनका कोर्स क्या है? NSDC से है। कहाँ से है? NSDC से। या फिर कोई DMD किया है, ठीक है, डिप्लोमा इन मेडिकल ड्रेसर किया है, उनका कहाँ से है? NSDC से, स्किल इंडिया के तहत NSDC से किया गया कोर्स है। तो क्या ये कोर्स फर्जी है? आपके नज़र में यह क्या कोर्स फर्जी है, या फिर जिन्होंने सर्टिफिकेट ये कोर्स करवाया है क्या वो संस्था फर्जी है? आपके पास साक्ष्य उपलब्ध करा रहे हैं, तो क्या ये फर्जी है? सब कुछ हम सच्चाई देखेंगे। और आप यदि इसी का शिकार हुए हैं, आपको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांटा गया यह बोल के कि NSDC से या फिर DMD या फिर अदर कंपनी एक्ट या फिर ट्रस्ट सोसाइटी से किए गए कोर्स आपके फर्जी हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा कि आपके लिए रास्ता क्या है। हर एक चीज़ को हम देखेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट समझेंगे कि आपके पास रास्ता क्या है। आप लड़ सकते हो अपने हक के लिए, या पहले तो ये हम साबित करेंगे कि NSDC संस्था जो सर्टिफिकेट NSDC स्किल इंडिया के तहत कोर्स करवाया जाता है क्या ये फर्जी है, ये हम पहले जांचेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप किस तरीके से लड़ सकते हो, किस तरीके से अपनी बात को
समझा सकते हो उनको कि भैया ये हम कोर्स किए हैं, वो आप अलग मैटर है कि आप ये बोल दो, ठीक है, ये बोल के हमें बाहर कर दो कि भैया हम बिहार पैरामेडिकल एंड पैराडेंटल, मतलब बिहार राज्य सरकार के बिहार पैरामेडिकल एंड पैराडेंटल से ही कोर्स को वैलिड मांगेंगे, बाकी किसी को नहीं मांगेंगे, वो अलग की बात है। ये बोल के आप बाहर करो तो अलग, वो अलग मैटर है। बट आप ये बोल के बाहर किए हो कि एनएसडीसी से किया गया कोर्स फर्जी है, ये गलत है। और जो बोल रहा है कि फर्जी है वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि एनएसडीसी स्किल इंडिया के तहत सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट के अधीन केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है। तो पहले चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि भैया एनएसडीसी के तहत जो प्रोवाइड किए गए सर्टिफिकेट हैं, क्या ये फर्जी होते हैं, फेक होते हैं। उसके बाद हम आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाएंगे जो अभी हमने बोला है कि भैया भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के नाम पे पैसे वसूले जा रहे हैं, पैसे कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। सोचिए, लोग सिलेक्ट हो गए हैं इंतजार ज्वाइनिंग का, तो वो पैसे कलेक्ट करके ये काम करवाना चाह रहे हैं। उसका प्रूफ भी दिखाएंगे हम, कैसे हम क्यों बोल रहे हैं। देखिए आपके सामने एनएसडीसी का एक मेडिकल ड्रेसर सर्टिफिकेट कोर्स है, ठीक है। अब जब एनएसडीसी का जितने भी लोगों ने एनएसडीसी से मेडिकल ड्रेसर किया था उसका ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हूबहू ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ ऐसे ही, ठीक है। अब जितने भी एनएसडीसी से जेन्युइन सर्टिफिकेट होते हैं उनका चलचित्र बिल्कुल ऐसे ही रहता है, सेम सेम, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहती है। ऐसे लिखा रहेगा ऊपर सर्टिफिकेट, ठीक है, ऊपर सर्टिफिकेट रहेगा और नीचे यहाँ पे नाम और ये स्टूडेंट की आईडी रहेगी और ये कोर्स का नाम, ठीक है। अब देखिए नोमेनक्लेचर वाली जो बात है, नोमेनक्लेचर वाली हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ड्रेसर ब्रैकेट में मेडिकल लिखा है, लेकिन बीटीएससी वालों का कहना क्या था कि ये वर्ड जो लिखा है ड्रेसर मेडिकल, ये पूरा ऐसे लिखा होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर, तो हम इसको वैलिड कर देते हैं, ठीक है, हम इसको वैलिड कर देते हैं। यहाँ पे ड्रेसर और ब्रैकेट में मेडिकल लिखा है, इसलिए हम इसको इनवैलिड कर रहे हैं, अयोग्य घोषित कर रहे हैं। सोचिए, अब जब उनमें इतना कॉमन सेंस है ही नहीं कि भैया पहले जो एनएसडीसी से कोर्स कराए जा रहे थे, ठीक है, 2015 की बात करें, 2015-16 में एमेंडम आया, संशोधन आया, तो उन्होंने बोला कि जॉब प्रोफाइल हम रखेंगे, सर्टिफिकेट इन वर्ड हटा देंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट इन पहले ऐसे आता था, पहले जो करता था ऐसे लिख के आता था, सर्टिफिकेट इन फूड प्रोडक्शन, सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड, सर्टिफिकेट इन, ऐसे करके वर्ड लिखा रहे थे। लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि जॉब प्रोफाइल इसको हम बनाते हैं, जो जॉब है, जैसे कि ड्रेसर है तो ड्रेसर मेडिकल लिख के आएगा, और भी जो है जैसे फूड प्रोडक्शन है तो फूड प्रोडक्शन लिख के आएगा। ये सारी चीज़ें हो गई है। जो संस्था भी करवाती है, जैसे एनएसडीसी से जो भी संस्था कोर्स करवा रहा है उनका ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन कुछ स्टूडेंट का मतलब कि क्लासरूम भी रहता है, डबिंग वगैरह सब रहता है, जहाँ प्रैक्टिकल करके सिखाते हैं, बताते हैं, ये सब चीज़ें करवाते हैं। और इनका ये मार्कशीट है, वहीं पे ये मार्कशीट आप देखेंगे तो ये सारे विषय हैं, ठीक है, ये सारे विषय हैं, ठीक है। जो ड्रेसर का जेन्युइन विषय होना चाहिए वो विषय है, यहाँ पे मेंशन है। करते हैं कि एनएसडीसी से स्किल इंडिया से किया गया कोर्स क्या फर्जी होता है। यदि फर्जी होता है तो भैया जो रिक्रूटमेंट बॉडी बीएसएफ का है, बीएसएफ ट्रेडमैन की एक भर्ती आती है, बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती है, उसके नोटिफिकेशन की ओर आप जाएंगे तो वहाँ पे सीधा लिख के आएगा कि एनएसक्यूएफ जो लिखा है, एनएसक्यूएफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 का सर्टिफिकेट मान्य होता है। यह सर्टिफिकेट फूड प्रोडक्शन किचन सर्विस में होना चाहिए, एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से प्रमाणित होना चाहिए। ये भर्ती आती है, ठीक है, बीएसएफ में ट्रेडमैन की, तो वहाँ पे यही सर्टिफिकेट माना जाता है जो लेवल 1 का रहता है। और जो ड्रेसर का किया गया है एनएसडीसी से, वो लेवल 3 के अंतर्गत आता है। मतलब कि लेवल 3 इससे भी हाई लेवल 3 मतलब वो फिर आईटीआई के इक्वल हो जाता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे बात बोली गई है, कहाँ पे कैसे क्या चीज़ें हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये, ठीक है, ये देखिए अब लेवल वाली बात आप समझिए कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 और एनएसक्यूएफ लेवल 3 में क्या अंतर है, ठीक है। तो विशेषता में हम देखेंगे इधर लेवल 1 की बात है, इधर लेवल 3 की बात है। अगर कौशल का स्तर आप देखेंगे तो बुनियादी या शुरुआती रहता है, लेवल 1 बुनियादी या फिर बेसिक स्किल रहता है, वहीं पे लेवल 3 स्किल्ड वर्कर रहते हैं, मतलब कुशल कारीगर रहते हैं। अब यहीं पे पर्यवेक्षण की बात करेंगे तो ये सीमित देख रेख, लिमिटेड सुपरविजन में स्वतंत्र रूप से काम करना, ये, और वहीं पे ये लगभग कि आप देख सकते हो यहाँ पे सुपरविजन में देखेंगे तो किसी के कड़े दिशा निर्देश
के सुपरविजन में काम करते हैं ये लेवल 1 वाले। ठीक है, देखते जाइए अंतर क्या है लेवल 1 लेवल 3 में। और लेवल 3 जो ड्रेसर के लोग कोर्स किए हैं वो लेवल 3 का ही है। और कार्य की प्रकृति आप देखेंगे तो लेवल 1 वाले सरल, नियमित और बार बार दोहराए जाने वाले कार्य करते हैं। वहीं पे लेवल 3 वाले जो NSDC से कोर्स करते हैं लेवल 3 का, वो थोड़े व्यापक तकनीक और व्यवहारिक कार्य रहते हैं। ध्यान में रखना है कितना अंतर दिख रहा है, थोड़े व्यापक और तकनीक और व्यवहारिक कार्य रहते हैं। शैक्षिक स्तर की बात करें तो आमतौर पर लेवल 1 वाले 9वीं कक्षा के स्तर के समकक्ष माने जाते हैं। वहीं पे लेवल 3 वाले जो ड्रेसर्स मेडिकल ड्रेसर का कोर्स किए हैं लेवल 3 का ही है, वो आमतौर पर 11वीं या फिर ITI के स्तर के समकक्ष माने जाते हैं। नौकरी की भूमिका अगर हम बात करें तो भैया नौकरी की भूमिका की बात करें तो जो लेवल 1 वाले NSDC से कोर्स किए रहते हैं वो हेल्पर या फिर असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। वहीं पे NSDC से लेवल 3 के अंतर्गत जो सर्टिफिकेट कोर्स किए रहते हैं वो तकनीशियन या फिर मुख्य कारीगर रहते हैं। तो ये हो गया लेवल 1 और लेवल 3। अब जो ड्रेसर का कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ड्रेसर का जो कोर्स प्रोवाइड किया गया है NSDC के द्वारा वो लेवल 3 में आता है। ध्यान में रखना है किस में आता है, लेवल 3 में आता है। जो NSDC ने ड्रेसर का मेडिकल ड्रेसर का कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स दिया है वो लेवल 3 में आता है। ठीक है, लेवल 3 में आता है। ठीक है, लेवल 3 में। ठीक है, अब देखिए अब बात हो रही है कि NSDC से निर्गत किए गए सर्टिफिकेट कोर्स फर्जी होते हैं। तो भैया इसका मतलब है कि BSF जो सेंट्रल लेवल की भर्ती रहती है, BSF ट्रेडमैन कुक की भर्ती आती है, क्या ये फर्जी सर्टिफिकेट ले रहा है? ठीक है, इसका भी तो ये भी बात बनता है क्या ये फर्जी सर्टिफिकेट ले रहा है, फर्जी सर्टिफिकेट लेकर नौकरी दे रहा है? सोचने वाली बात है। NSDC से ब्रीफ में थोड़ा हम जानेंगे कि NSDC से प्रोवाइड किए गए सर्टिफिकेट मेडिकल ड्रेसर सर्टिफिकेट कोर्स में होता क्या है चीज़। ठीक है, ऑफिशियली तरीके से जानेंगे हम ये चीज़। NSDC का क्वालिफिकेशन पैक ड्रेसर वाला ओपन कर चुके हैं, ये ऑफिशियली वेबसाइट पे NSDC के है उपलब्ध है। तो यहाँ पे ड्रेसर मेडिकल के बारे में ब्रीफ में बताया गया, ये ड्रेसर मेडिकल है। QP कोड यहाँ पे बताया गया, ये वर्जन थन और लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, लेवल ये ड्रेसर मेडिकल जो NSDC से कोर्स देता है ये लेवल 3 में आता है, जो ITI के इक्विलेशन है। ठीक है, ITI की योग्यता के बराबर है। ठीक है, ये जो किया गया है कोर्स। ठीक है, अब इसके बारे में आप जानोगे तभी तो आप समझ पाओगे कि होता क्या है। ठीक है, अब देखिए अब इसके सब कुछ डिटेल में यहाँ पे बताया गया है कि भैया कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, एक मतलब कि विस्तार पूर्वक सब कुछ समझाया गया है। यहाँ पे देखिए मेडिकल ड्रेसर मेडिकल ब्रीफ जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा बताया गया है। ये पेज नंबर 3 पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद ये क्वालिफिकेशन पैक पैरामीटर ये पेज नंबर 3 पे है, पूरा 50 पेज का है ये पूरा PDF। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट बताए गए हैं जैसे कि प्रिपेयर एंड मेंटेन द सेटअप इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट वाउंड ड्रेसिंग। 5 पेज में ये समझाया गया कि क्या क्या चीज़ें उसमें रहती हैं क्या क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप प्रोसीजर एक्टिविटीज़ ड्रेसिंग वाउंड एंड एंजर्स ये भी आपको पूरा समझाया गया है 11 पेज पर अच्छे तरीके से एक एक चीज़। उसके बाद यहाँ पे जो आप जो जैसे कि आप बोलते हो कि यहाँ पे एनाटॉमी नहीं दिया, तो यहाँ पे देखिए टिश्यू की बात बोली गई है ना। ठीक है, पूरा एक एक चीज़ यहाँ पे बताया गया। उसके बाद फर्स्ट एड के बारे में बताया गया, इमरजेंसी में आप फर्स्ट एड, फिर उसका मेंटेन सेफ हेल्थी एंड सिक्योर वर्किंग इन्वायरमेंट। उसके बाद यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूरा हर एक चीज़ यहीं पे बताया गया, पूरा विषय के बारे में पूरा दिया गया है। जब आप पूरा 50 पेज का देखेंगे पूरा पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए ब्रीफ जॉब डिस्क्रिप्शन मेडिकल ड्रेसर के बारे में बताया गया है, ये देख सकते हैं आप पूरा हेल्थ केयर। ठीक है, और यहाँ पे ये समझाया गया है सब्जेक्ट जो है, ये समझाया गया है कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा फिर से शॉर्टकट में बताया गया है कि क्वालिफिकेशन पैक पैरामीटर में क्या सेक्टर हेल्थ केयर में आता है। ठीक है, हेल्थ केयर में आता है, सब सेक्टर इसका एलाइड हेल्थ ये आप देख लीजिए कंट्री इंडिया। और लेवल की बात करें तो 3 में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे पूरा आप समझ लेना। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो रखा है इस कोर्स के लिए 10th क्लास, जो आपका बिहार पैरामेडिकल और पैराडेंटल भी 10th क्लास भी रखता है। ठीक है, उसके बाद
और लाइसेंस वाली बात जैसे कि रजिस्ट्रेशन वगैरह तो नॉट अप्लीकेबल, जो बिहार पैरामेडिकल भी रजिस्ट्रेशन नहीं देता है, ठीक है। रजिस्टर्ड और जैसे कि फार्मासिस्ट देखेंगे या फिर एनएम देखेंगे, इनका पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनको एक प्रकार से लाइसेंस मिलता है। उसी प्रकार से ये CMD सर्टिफिकेट मेडिकल ड्रेसर में नहीं होता है। ये तो बिहार पैरामेडिकल पैराडेंटल भी नहीं देता रजिस्ट्रेशन, और ये भी नहीं देता है, तो नॉट अप्लीकेबल लिख के आया हुआ है। यहाँ पे बताया गया है कि भैया नेक्स्ट रिव्यू डेट 7/8/2025, मतलब ये हो गया। और ये काम की चीज़ें नहीं है, जो हमारी काम की चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे अब देखिए एक एक विषय के बारे में बताया गया कि एक एक विषय में क्या क्या होता है। जैसे कि वाउंड ड्रेसिंग, ये वाला पहला विषय इसका है ना, ये देखिए पहला विषय इसका ये है। ये कोड विषय कोड दिया गया है, ठीक है, जो आपके बिहार पैरामेडिकल पैराडेंटल में भी सब्जेक्ट कोड रहते हैं, तो इसमें भी सब्जेक्ट कोड है। तो अब एक एक विषय के बारे में डिटेल में दिया गया है कि हम एक विषय में क्या क्या देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अबाउट स्टेरलाइजिंग डिसइंफेक्टिंग एंड ऑटोक्लेविंग ऑल द ड्रेसिंग मटेरियल एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में। उसके बाद द स्कोप कवर, ये सारी चीज़ें एक एक विषय के बारे में बताया गया कि क्या क्या इसमें रहते हैं। जैसे कि स्प्लिंट एंड प्लेटर्स, दो आपके भर्ती परीक्षा में पूछे भी गए थे स्प्लिंट से प्रश्न। उसके बाद अंडरटेक कटिंग रोलिंग एंड बैंडेज के बारे में। ये देखिए दूसरा विषय, दूसरे विषय में क्या क्या है, ठीक है, पूरा बताया गया है कि दूसरे विषय में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं, क्या क्या सिखाते हैं। उसके बाद तीसरे विषय में देखिए हर एक विषय के बारे में मतलब ब्रीफ जानकारी विस्तार से बता दिया गया है कि भैया किस विषय में क्या क्या करवाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। ये चीज़ें हो गया। करते हैं जो नोमेनक्लेचर के आधार पर छाटा गया है। जैसे कि सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर है, तो आप चाहे वो भैंस के तबेले से ही क्यों ना लेके आओ, सर्टिफिकेट क्यों ना लगाए हो, आपको वैध कर दिया जा रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। और यदि उससे बाहर नोमेनक्लेचर सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर से भिन्नता लिखा है, चाहे वो DMD लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, तो आपको बाहर कर दिया जा रहा था। उनको बस इतना ही बताया गया था। आप बस केवल इतना ही देखना कि जो कैंडिडेट सर्टिफिकेट लेके आ रहा है उसके पास सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर लिखा होना चाहिए, ठीक है, और उसके पास साक्ष्य होना चाहिए। साक्ष्य नहीं भी था, एक बार डाउटफुल अगर साक्ष्य दिख रहा था तो भी उसको योग्य घोषित किया गया था DV के समय में। और जिनके सर्टिफिकेट चाहे वो जेन्युइन हो, चाहे वो एम्स से ही क्यों ना लेके आया हो या फिर अदर स्टेट। देखिए पहली बात तो बिहार और झारखंड दो ही ऐसे पैरामेडिकल हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स ये लोग करवाते हैं, बाकी और राज्यों में नहीं होता है। और राज्यों में नहीं होता है सर्टिफिकेट कोर्स ड्रेसर का, और राज्यों में नहीं करवाते हैं। तो और राज्यों वाले केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से अधीन जो रहते हैं उन्हीं से करते हैं। तो उनको बाहर कर दिया जा रहा था क्योंकि उनके नोमेनक्लेचर मैच नहीं हो रहे थे इस आधार पे। तो पहले जो NSDC था, NSDC भी क्या करता था भैया, NSDC भी स्किल इंडिया से जुड़े पुराने कई कोर्सों में सर्टिफिकेट पर, ठीक है, कोर्स का नाम नोमेनक्लेचर सीधे लिखा रहता था। जैसे कि सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर लिखा रहता था, सर्टिफिकेट इन जनरल ड्यूटी असिस्टेंट लिखा रहता था, सर्टिफिकेट इन कुकिंग लिखा रहता था, ठीक है, सर्टिफिकेट इन हाउसकीपिंग लिखा रहता था। तो NSDC भी पहले ऐसे लिख के आता था, NSDC में भी पहले ये चीज़ें लिख के आती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ भैया, लेकिन बाद में वर्षों में, ठीक है, बाद के वर्षों में कई सेक्टर स्किल काउंसलिंग SSC और NSQF आधारित कोर्सों में नामकरण का तरीका बदल गया। अब अक्सर सर्टिफिकेट पर जॉब रोल नेम रहते हैं जो क्वालिफिकेशन पे QP कोड NSQF लेवल के आधार पर रहते हैं। जबकि सेक्टर स्किल काउंसिल का नाम रहता है, अधिक प्रमुखता से दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए पहले सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर लिखा मिलता था, जबकि बाद में उसी तरह के कोर्स में जॉब रोल आधारित नाम या फिर QP आधारित नाम दिखाई दे सकता है। यदि आपका सवाल BTSC ड्रेसर भर्ती से जुड़ा है तो भैया मुख्य मुद्दा ये है कि सर्टिफिकेट किस संस्था द्वारा जारी हुआ, उस समय NSDC SSC द्वारा मान्यता प्राप्त था या फिर नहीं था, भर्ती विज्ञापन में मांगी गई योग्यता उसका मिलान होता है या नहीं होता है, इन सब चीज़ों को लेकर देखा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ नोमेनक्लेचर बदल जाने से, ध्यान में रखना है, सिर्फ नोमेनक्लेचर बदल जाने से कोई कोर्स अपने आप फर्जी नहीं हो जाता है। भर्ती एजेंसी आमतौर पर कोर्स की मान्यता जारी करने वाली संस्था उस समय के नियमों को देखती है, जो BTSC ने नहीं देखा है, बिल्कुल भी नहीं देखा है भैया, बिल्कुल भी नहीं देखा। यहाँ पे ध्यान में रखना, ये रूल होता है, ठीक है। या तो सिलेबस देखो भाई, सिलेबस देखो, अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर या ऐसा कोई सर्टिफिकेट है तो
सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर या फिर सर्टिफिकेट इन जनरल ड्यूटी असिस्टेंट लिखा है तो वो आप समझ जाओ कि वो आपका पुराना है। लेकिन अभी नए जो आ रहे हैं 2020-22 के बाद 23 के बाद जो जारी किए जा रहे हैं उन पे जनरली यही लिखा जा रहा है जॉब रोल नेम। जैसे कि अगर ड्रेसर का है तो मेडिकल ड्रेसर लिखा जा रहा है, फूड प्रोडक्शन का है तो फूड प्रोडक्शन लिखा जा रहा है। ऐसे करके ये तो हो गया नॉमेनक्लेचर वाली बात जो बीटीएससी बोला कि नॉमेनक्लेचर से हम आपको बाहर कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डीएमडी का। डीएमडी को बाहर क्यों किया जा रहा है, डिप्लोमा इन मेडिकल ड्रेसर को बाहर क्यों किया जा रहा है, डीएमडी को बाहर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनके सर्टिफिकेट के जगह पे डिप्लोमा इन मेडिकल ड्रेसर लिखा है। जबकि आप सिलेबस देखोगे बिल्कुल जो सिलेबस इन्होंने दिया है हूबहू वही सिलेबस मिलता जुलता हुआ है, एक भी इधर ना उधर हुआ है, ठीक है। अब बिहार पैरामेडिकल एंड पैराडेंटल डिप्लोमा नहीं करवाता है, वो सर्टिफिकेट कोर्स ही करवाता है। अब जो लोग बिहार पैरामेडिकल एंड पैराडेंटल से किए होंगे उनके पास तो सर्टिफिकेट रहेगा। अब डिप्लोमा जो किए हैं वो तो भैया बाहर से ही करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं। जब बिहार पैरामेडिकल पैराडेंटल से नहीं होता है वो कोर्स तो बाहर से ही करना पड़ेगा उनको, किसी स्किल इंडिया या फिर कंपनी या फिर ट्रस्ट सोसाइटी के तहत ही होगा। जब सिलेबस रूल बोलता है कि जब सिलेबस मैच रहे तो आप सभी को नौकरी देने का काम करेंगे, क्योंकि आपने डायरेक्ट नौकरी सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं दे रहे हैं। आप नौकरी से पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैंडिडेट जब क्वालिफाई हैं उनकी योग्यता पे शक करना और उन्हें बिना मौका दिए सीधे नौकरी से बाहर कर देना ये गलत हो सकता है। स्टूडेंट के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। यदि आपको बाहर किया गया है, आपके पास डीएमडी है, ठीक है, तो भी आपको बाहर कर दिया गया है। आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स था मेडिकल का तो भी आपको बाहर कर दिया है। तो आपके पास रास्ते क्या हैं, चीज़ों को समझिए। रास्ते क्या हैं, आप जैसे कि कोर्ट केस तो वैसे ऑलरेडी आपने किया है, ठीक है। कई लोगों ने बताया कि कोर्ट केस हुआ है, बट और भी आप गहराई से इस चीज़ को समझ सकते हैं और वकील साहब को भी समझा सकते हैं कि हमारे पास रास्ते क्या हो सकते हैं। जैसे कि बीटीएससी ने 3326 पदों की बहाली निकाली थी। क्वालिफाई जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था 40%, ठीक है। पेपर का लेवल आपने ऐसे जनरल युवा की हम बात करते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% था। 40% स्कोर लेके आना था आउट ऑफ 100 में। तो केवल मात्र 1785 कैंडिडेट ही मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लेके आए पेपर टफ होने के कारण। और ऑनलाइन आवेदन कितने हुए थे, लगभग 40 के आसपास, 40,000 के आसपास ऑनलाइन आवेदन हुए थे 3326 पदों के लिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखा गया उतना ही स्कोर नहीं लेके आए हैं। और जो बच्चे लेके आए हैं तो ये कहाँ से लेके आए, इनमें कुछ होगी, एबिलिटी होगी, इन्होंने पढ़ा होगा, ढंग से चीज़ें किया होगा तभी लेके आए हुए, ठीक है। तो आप ये वकील साहब को समझाएं। अर्थात पदों से भी कम अभ्यर्थी पास हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार के सामने समस्या है कि पद खाली रह सकते हैं। समझाना पड़ेगा कि भैया वकील साहब को, जज को, कि भैया पद खाली रह सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में ड्रेसर की ज़रूरत बनी रहेगी। जिन्होंने परीक्षा पास की है उन्हें पूरी तरह बाहर करना विवाद पैदा कर सकता है। अच्छा, बीटीएससी के पास संभावित रास्ते क्या हैं? बीटीएससी यहाँ पे क्या विकल्प, फर्स्ट देखिए, केवल मान सर्टिफिकेट वालों को नौकरी देगा। इससे फ़ायदा क्या रहेगा कि विज्ञापन की शर्तों को कड़ाई से पालन किया है, कि भैया हमने विज्ञापन की शर्तों को कड़ाई से पालन किया है, कि हमने विज्ञापन में केवल सीएमडी वर्ड लिखा है, ठीक है। सीएमडी वर्ड लिखा है, डीएमडी नहीं लिखा है, इसलिए हम आपको बाहर कर रहे हैं। अगर ये बीटीएससी अपनाता है तो ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद नुकसान क्या हो सकता है बीटीएससी को बड़ी संख्या में पद खाली रह सकते हैं, कोर्ट केस बढ़ सकते हैं, कई लोग कोर्ट केस करेंगे। विकल्प 2 क्या है भैया, कि सभी क्वालिफाई अभ्यर्थी को ले लेना। दूसरा विकल्प बीटीएससी के पास दूसरा विकल्प ये रहेगा कि सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों को लेना। फ़ायदा क्या रहेगा बीटीएससी का, कि पद भर जाएंगे। और नुकसान क्या रहेगा बीटीएससी का, जिन अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट पर विवाद है उनके खिलाफ भविष्य में कानूनी चुनौती आ सकती है, ठीक है। तीसरा विकल्प क्या है, जो सबसे सही और रास्ता यही है, यही तीसरा विकल्प यदि बीटीएससी अपनाता है तो सबको नौकरी मिल सकती है। और आपको दबाव इसी पे बनाना है, तीसरे विकल्प पे। विकल्प थर्ड बोलता है कि ब्रिज कोर्स सत्यापन मॉडल, जो कई भर्तियों में ये अपनाया गया था। ध्यान में रखना है, तीसरा विकल्प कई भर्तियों में अपनाया गया था, ये बीच का रास्ता है। उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे, उदाहरण के तौर पे समझेंगे कि जैसे कि स्किल इंडिया एनएसडीसी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हुआ, इन्हें 3 से 6 महीने का ब्रिज ट्रेनिंग या फिर स्किल टेस्ट सफल अगर इसमें हो जाते हैं तो इनको नियुक्ति दिया जा सकता है। ये विकल्प बीटीएससी अपना सकता है।
जो सही हो। डीएमडी वालों को भी ऐसे कर सकता है, ठीक है। ये प्रशासनिक दृष्टि से सबसे व्यवहारिक विकल्प माना जा सकता है, जो कई भर्ती वाले ये अपनाए हैं। ऐसे विवाद आने पे यही चीज़ें अपनाया है, जो ब्रिज हम बता रहे हैं ना, ब्रिज वाला। तो ये ब्रिज ट्रेनिंग या फिर स्किल टेस्ट सबसे सही रास्ता रहेगा, और यही आपको वकील साहब को समझाना होगा कि जज साहब से यही चीज़ें बोली जाएँ, ठीक है। हालाँकि जज साहब यहाँ पे कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ये डिसीजन नहीं दे सकते हैं कि योग्यता क्या रखा जाए, क्या नहीं रखा जाए, उनके ऊपर नहीं है। बस वो बीच का रास्ता बता सकते हैं। तो जब ये चीज़ें सुनेंगे तो भैया एक कमेटी बनाने का निर्देश दे सकते हैं बीटीएससी को कि एक कमेटी बनाओ और इन चीज़ों पे विचार करो। फिर जो कमेटी रिपोर्ट देगी, उसी रिपोर्ट के आधार पे तुम क्या करना, बच्चों को नियुक्ति देना, जॉइनिंग देना। ये चीज़ आप वकील साहब को समझा सकते हैं। यदि कोर्ट केस कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ब्रिज कोर्स या फिर स्किल टेस्ट के माध्यम से बातें रखी जा सकती है, बनाई जा सकती हैं। क्यों ब्रिज कोर्स क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने पेपर दे के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, यहाँ तक आप पहुँचे हो। तो बीटीएससी के पास रास्ता है कि 3 से 6 महीने का आप स्किल टेस्ट या फिर ब्रिज कोर्स लाओ। यदि उसमें हम सफल होते हैं तो हमें नौकरी दिया जाए, या नहीं तो बाहर किया जाए। उसके बाद आगे भर्ती आती है तो भैया आप जो भी योग्यता निर्धारित करेंगे, उसी योग्यता में स्पष्ट क्लियर करना चाहिए कि केवल बिहार पैरामेडिकल पैराडेंटल से ही मान्यता प्राप्त जो कॉलेज रहेंगे उन्हीं का ही माना जाएगा, कि किसी को नहीं माना जाएगा। ये स्पष्ट लिख के आप कर देना। जैसे कि अभी आप बीटीएससी का नोटिफिकेशन जितनी भी भर्तियाँ आ रही है, सीधा मेंशन हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्स मान्य नहीं रहेंगे, रेगुलर कोर्स मान रहेंगे। जबकि पुराने नोटिफिकेशन आप देखेंगे भर्तियों का तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये विवाद ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो अब सुधार अब कर रहा है ये, बीटीएससी को पहले सुधार करना चाहिए था। ध्यान रखना है कि कोर्ट सीधे नौकरी देने का आदेश हमेशा नहीं देता है। कोर्ट यह भी कह सकता है कि भैया कोर्ट कोर्ट जब आप लोग कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट यह भी कह सकता है कि एक्सपर्ट कमेटी बनाओ। मतलब आदेश दे सकता है बीटीएससी को कि एक्सपर्ट कमेटी बनाओ, सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंस के जांचो और पुनः सत्यापन करो, इतना आदेश दे सकता है। और बिहार सरकार के लिए सबसे संतुलित रास्ता क्या है, यही यदि वास्तव में अभ्यर्थियों ने वैध संस्थाओं से कोर्स किया है, वैध संस्था जैसे कि एनएचडीसी से आपने किया है, या फिर किसी ट्रस्ट कंपनी एक ट्रस्ट सोसाइटी से किया है, वैध है वो, ठीक है। जैसे कई लोग हॉस्पिटल से किए हैं तो हॉस्पिटल वैध है, रजिस्ट्रेशन प्राप्त है, तो आप उनको नौकरी दे सकते हो। आप परीक्षा भी पास किए हो तो उनके लिए आप क्या करो, स्किल टेस्ट ब्रिज कोर्स वाला ऑप्शन रखो कि भैया ये हमारा स्किल टेस्ट है, इसमें आप क्वालिफाई करते हो तो आपको हम नौकरी देंगे। और पदों पे कम भर्ती सफल हो, जैसे कि क्योंकि 3326 पद में मात्र आधे लड़के पास हुए हैं। आधे से कम लड़के तो पास हुए हैं, और आधे से ज़्यादा तो आप डीवी में छाट दे रहे हो, ठीक है। उसी 1700 में से आप 1200 लोगों को डीवी में बाहर कर दोगे तो ज्वाइनिंग बहुत कम होगा, 500-400 के बराबर होगा। तो ये पद खाली, फिर भर्ती निकालने का कोई मतलब हुआ ही नहीं है। तो एक संभावित और संतुलित समाधान हो सकता है, कहने का मतलब ब्रिज वाला जो चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद क्या है, एक्सपर्ट कमेटी गठित होने के बाद जैसे कि एनएचडीसी, स्किल इंडिया, स्टेट स्किल मिशन के कोर्सों की जांच हो। जो कोर्स मेडिकल डेसर के समकक्ष पाए जाएं उन्हें मान्यता दी जाए। ज़रूरत हो तो छोटा ब्रिज कोर्स या फिर स्किल टेस्ट कराया जाए, ज़रूरत पड़े तो, कि हमें इन्हें ये करना चाहिए। ये बीच का रास्ता आप वकील को जब ये सारी चीज़ें बताएंगे तो वकील अपने हिसाब से उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। केस को मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्ट केस आप कर रहे हो तो उसके बाद नियुक्ति दी जाए। अब जो पढ़े लिखे वकील हैं अगर इस पर मेहनत करेंगे तो चीज़ें कर सकते हैं, और जो नहीं है भैया तो बस ऐसे ही तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट कि एक भर्ती एजेंसी ने समकक्ष माना तब कोर्ट ने चयन बचाया। एक मामले में जूनियर इंजीनियर भर्ती में विज्ञापन में एक विशेष डिप्लोमा मांगा गया था, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों के पास उससे मिलता जुलता दूसरा डिप्लोमा था। भर्ती प्राधिकरण ने दोनों को समकक्ष माना था। बाद में चयन चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि नियुक्ति प्राधिकरण से विशेषज्ञ जो कमेटी बनाई है विचार दिया है, तो विचार के बाद समकक्ष माना है तो भैया आसानी से हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, होने दोनों नियुक्ति, ठीक है। कमेटी गठित हुई, कमेटी रिपोर्ट सौंपी कि ठीक है समकक्ष माना जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके साथ भी यही चीज़ हो सकता है। तो बीटीएससी के संदर्भ में क्या हो सकता है, वो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ना, जूनियर इंजीनियर वाला, ये 2025 का ही मामला है। यदि बिहार सरकार बीटीएससी एक विशेषज्ञ समिति बनाकर, कमेटी बनाकर स्किल इंडिया, एनएचडीसी, मेडिकल डेसर को समकक्ष घोषित कर दे तो ऐसे अभ्यर्थियों का मामला मजबूत हो सकता है, फिर आपको नौकरी मिल सकती है। तो आप दबाव बनाएंगे कमेटी के लिए, कमेटी जो रिपोर्ट सौंपेगी वही, ये नहीं कि कोई तीसरा पार्टी आके यहाँ पे बता दे कि ये फर्जी है तो फर्जी। बीटीएससी को भी ये नहीं मानकर चलना चाहिए कि ये बता दिया तो ये फर्जी हो सकता है।
ठीक है, अब आप समझ सकते हो कौन बीटीएससी को पेटेंट चेला के रूप में काम कर रहा है। जब भर्ती एजेंसी ने समकक्ष नहीं माना तब कोर्ट ने उम्मीदवार को राहत नहीं दी। ठीक है, अब देखिए जो कमेटी जब कमेटी ने जब ऐसी स्थिति पैदा हुई है आयोग के सामने, तो कमेटी का गठन होता है। कमेटी जो फैसला लेगी वही फैसला मंजूर होना पड़ता है। तो यहाँ पे बीटीएससी ने ऐसा कोई ऑफिशियली नहीं बोला है कि हम कमेटी का गठन कर रहे हैं, कमेटी देखेगी इस परिस्थितियों में। क्यों? क्योंकि आपने उस तरीके से प्रेशर क्रिएट किया ही नहीं आयोग पे। आपको प्रेशर क्रिएट करना होगा कि हम डीएमडी हैं, ठीक है, हमको बाहर किया जा रहा है, हमारा जो सिलेबस है मिलता जुलता सिलेबस है डेसा से, फिर भी हम बाहर हो रहे हैं। तब जाके कमेटी का गठन होता है। फिर कमेटी में एक्सपर्ट लोग रहते हैं, गहनता से एक एक चीज़ों को देखते हैं, फिर फैसला सुनाते हैं आयोग को। फिर आयोग आपको नौकरी देगा या नहीं देगा वो डिसीजन फिर आयोग लेता है। ठीक है, कमेटी के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा कि कोर्ट खुद तय नहीं कर सकती है कौन सी योग्यता किसके बराबर है, यह काम भर्ती एजेंसी या फिर विशेषज्ञ निकाय का है। एक मामले में भर्ती की एक विशेष डिग्री मांगी गई थी, लेकिन उम्मीदवार दूसरी डिग्री लेकर आए। हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने भैया समकक्षता तय करना कोर्ट का काम नहीं है बोलकर ये हटा लिया कि भैया हम नहीं निर्णय ले पाएंगे, ये आयोग और कमेटी ही कर पाएगा। तो इस संदर्भ में बीटीएससी क्या कर सकता है? बिहार पैरामेडिकल काउंसिल निर्धारित सर्टिफिकेट ही मान कर सकता है। बिहार पैरामेडिकल पैराडेंटल को ही मान कर सकता है, आपको बाहर कर सकता है यदि कमेटी ने बोल दिया तो। कमेटी गठित होना ज़रूरी है, ये दबाव आपको क्रिएट करना पड़ेगा तभी होगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट बाहर कर देना गलत बात है। कमेटी का गठन होना चाहिए, कमेटी जो निर्णय लेगी वही चीज़ें हो पाएंगी। परीक्षा पास कर लेने से, अब जब आप सोच रहे हो कि हम केवल परीक्षा पास कर लिए हैं तो हमारी नौकरी बनती है, ये भी आप गलत सोच रहे हो। हाल ही में एएनएम भर्ती से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने कहा कि परीक्षा पास कर लेने से मात्र नियुक्ति का अधिकार नहीं बन जाता है, उम्मीदवार को विज्ञापन की योग्यता भी पूरी करनी होगी। ठीक है, तो बीटीएससी के संदर्भ में आपकी योग्यता को भी देखा जाएगा। बीटीएससी इसमें क्या बोलेगा? बीटीएससी यह तर्क दे सकता है कि परीक्षा में बैठने देना या चयन होना अलग बात है, अंतिम पात्रता दस्तावेज सत्यापन में तय होगा। ठीक है, अब आपके मामले में सबसे व्यवहारिक रास्ता क्या दिखता है? सबसे व्यवहारिक रास्ता यही होता है कि भैया स्किल इंडिया या फिर ट्रस्ट सोसाइटी एक्ट, कंपनी एक्ट के तहत कोर्स सरकारी ढांचे के अंतर्गत चला, अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने दिया गया, बड़ी संख्या में पद खाली रह गए और कोर्स का कार्यक्षेत्र मेडिकल डेटा से मिलता जुलता है, तो सबसे मजबूत मांग हो सकती है। क्या हो सकती है मजबूत मांग? क्या हो सकती है कि भैया आयोग को क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। ठीक है, एक समिति बनाई जाए जो ये जांचे कि भैया जो ट्रस्ट सोसाइटी एक्ट या फिर एनएचडीसी से सीएमडी या फिर डीएमडी किए हुए हैं कोर्स की समकक्षता उनकी जांची जाए। क्या ये सच में बिहार पैरामेडिकल पैराडेंटल से कुछ मिलता जुलता हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि हो रहा है तो भैया कमेटी अपनी रिपोर्ट बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं किया। यदि कौशल और पाठ्यक्रम समान पाए जाएँ तो ऑर्डर जारी किया जा सकता है, कमेटी रिपोर्ट बना के दे सकती है, तो आपको लिया जा सकता है। बट आप जब अगर तब भी नहीं होगा, जैसे कि कमेटी को लगता है कि ज़रूरत होगा तो स्किल टेस्ट या फिर ब्रिज ट्रेनिंग कराई जाए, उसके बाद नियुक्ति दी जाए, ये भी हो सकता है। बट आप चीज़ों को करेंगे, आप दबाव बनाएंगे तभी ना। आप ऑब्जेक्शन का इंतज़ार कर रहे हो। डीवी में तो आपको बाहर कर दिया था, आपको पता था, डीवी से पहले भी आपको पता था कि हमको डीवी में आयोग घोषित कर देगा, तो आप डीवी का इंतज़ार करें तो डीवी के बाद करेगा तो हम करेंगे। अब ऑब्जेक्शन का इंतज़ार करो तो ऑब्जेक्शन के बाद करेंगे। तो भैया पहले से ही बनाएंगे तो कमेटी पहले से ही रिपोर्ट बना के सौंपेगी, तो वही रिपोर्ट को आप के अनुसार आपको चीज़ें हो सकता है। कानूनी दृष्टि से यह मांग सीधे नौकरी दो की तुलना में अधिक मजबूत मानी जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि समकक्षता का निर्णय विशेषज्ञ निकाय सरकार को करना चाहिए, न कि कोर्ट को। ठीक है, जैसे कि आप अभी प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, प्रेशर क्रिएट करो आयोग पे, मंत्रियों के पास जाइए। अब विपक्ष के पास, अगर सत्ता पक्ष नहीं सुन रहे तो विपक्ष के पास जाइए, उनसे बोलिए कि ऐसी ऐसी बात है। वो अपने लेटर पैड पे खुद लेटर भेजेंगे बीटीएससी के पास, स्वास्थ्य मंत्रालय के पास, और आपकी बात को समझेंगे, सुनेंगे। तो वहाँ पे जब बीटीएससी को लगेगा मुद्दा गंभीर है, विपक्ष सत्ता पक्ष सबके पास बातें जा रही, तब वो कमेटी का गठन करेगा। ठीक है, कि इसकी विशेष जांच हो, अच्छे से जांच हो। ऐसे हवा में चीज़ें करने से नहीं होता है भैया।
सीएम डीएमडी वालों को बाहर किया। डीएमडी वालों को किस बीए पे बाहर किया कि सर्टिफिकेट, नोटिफिकेशन में लिखा था सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेक्चर फ्रॉम एंड रिकॉग्नाइज बाय यूनियन गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट या फिर एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, ये चीज़ लिखा गया था सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेक्चर। इसलिए डिप्लोमा वालों को बाहर कर दिया, डिप्लोमा इन मेडिकल लेक्चर वालों को। तो आप क्या बोल सकते हो, तो आप क्या बोल सकते हो वहाँ पे, आप यही बोल सकते हो ना कोर्ट में जाके कि कानूनी बहस का केंद्र संस्था की मानता है, केवल सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ नाम नॉमिनक्लेचर नहीं। बीटीएससी का मजबूत पक्ष यही रहेगा कि बीटीएससी कह सकता है कि विज्ञापन में हम स्पष्ट रूप से सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर बोले थे और वही मांगे थे। यदि किसी के पास डिप्लोमा इन मेडिकल ड्रेसर, मेडिकल असिस्टेंट या फिर कोई दूसरा नाम है तो वह विज्ञापन की शर्त पूरी नहीं करता है। आयोग की योग्यता की जांच करने का अधिकार है, ये बीटीएससी बोल सकता है, बीटीएससी का मजबूत पक्ष हो सकता है। और अभ्यर्थी आपका मजबूत पक्ष क्या होगा, आपका मजबूत पक्ष क्या होगा, ये तो हमने बीटीएससी का बताया। यदि आप कोर्ट केस जाते हो तो ये बीटीएससी का मजबूत पक्ष रहेगा, लेकिन आपका क्या मजबूत पक्ष रहेगा, तो आप सुन लो आपका क्या मजबूत पक्ष रहेगा। आप बोल सकते हो कि हमारी संस्था यूनियन स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त थी, ठीक है, और हमने डीएमडी किया है, तो हमारा जो सिलेबस है बिल्कुल मेडिकल ड्रेसर के समान है, ये आपका पक्ष है। हमने आवेदन कर दिया, हमने परीक्षा पास कर ली, केवल नॉमिनक्लेचर से अलग है, ठीक है, नाम से अलग हैं और कौशल और प्रशिक्षण समान है। जबकि यदि साबित हो जाए कि भैया स्किल इंडिया एनएचडीसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत या फिर कंपनी एक्ट सोसाइटी के एक्ट किया हुआ कोर्स संस्था वैध है, ठीक है, आपकी संस्था वैध है और कोर्स का कार्यक्षेत्र मेडिकल जैसा ही था, तो समकक्षता का प्रश्न उठता है। ऐसे मामलों में भैया कमेटी का गठन हो जाएगा, कमेटी की गठन ही करना सबसे। अब जैसे कि अब हमारे अनुसार आप चीज़ें हम क्या फाइनली क्या बोल रहे हैं, मेरे अनुसार व्यवहारिक समाधान, आप जैसे कि आप अपनी बात रखेंगे, मेरे अनुसार किस तरीके से रखेंगे, आप यही बोल देना कि भैया वकील साहब से कि 33 से 26 पदों पर केवल लगभग 1785 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई हुए हैं। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से सरकार के पास विकल्प हो सकते हैं। कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, ये वकील साहब को समझाना है कि भैया कमेटी बनाए, ठीक है, कमेटी का गठन करे बीटीएससी आयोग और कोर्सों की समकक्षता का जांच किया जाए। स्किल इंडिया एनएचडीसी मेडिकल ड्रेसर, डिप्लोमा इन मेडिकल ड्रेसर आदि का सिलेबस का मिलाना, आवश्यकता हो तो अतिरिक्त स्किल टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने वकील साहब को जरूर समझाना कि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त स्किल टेस्ट ब्रिज ट्रेनिंग कराना, ठीक है। समकक्ष क्यों, क्योंकि भैया हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, पेपर का लेवल आप दिखा दो किसी को तो समझ में आ जाएगा। अब उस तरह डिफ़िकल्ट लेवल आप बनाए हो फिर भी हम क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो डायरेक्ट आप हमें बाहर नहीं कर सकते हो। समकक्ष पाए जाने पर क्या होगा, नियुक्ति देना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ वकील साहब को समझाना होगा। कोर्ट में सबसे बड़ा प्रश्न क्या होगा, कोर्ट संभवतः पूछ सकता है कि यदि अभ्यर्थी की योग्यता पहली नज़र में अमान्य थी, ठीक है, आप स्क्रूटनी कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन के समय, स्क्रूटनी करके उनका फॉर्म ही रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसे आवेदन पर परीक्षा में बैठने क्यों दिया गया भैया। एडमिट कार्ड जब रिलीज़ किया गया, पेपर देने जा रहे हैं तो वहीं पे आपको जांच कर लेना चाहिए ऑनलाइन आवेदन में उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। बहुत ही आसानी के साथ जांच हो जाता है। अपलोड सर्टिफिकेट में जाके केवल सर्टिफिकेट देख के आप उसका एडमिट कार्ड ही ना देते, ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं, ये भी वकील साहब को समझा सकते हैं। ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या ऑप्शंस है, किस तरीके से आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के नौकरी ले सकते हो और किस तरीके से। बिना लड़े कुछ नहीं होगा। जैसे आपने इतना मेहनत किया, इतना पैसे खर्च किए हैं, थोड़ा और मेहनत और पैसे खर्च करने की ज़रूरत है कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पे पैसे की वसूली एक ग्रुप है, ठीक है, ये आप ग्रुप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, बच्चों को वायरल हो रहा है, CMD ऑफिशियल वर्क, ठीक है, नाम से है। अब इसके एडमिन कौन है वो हमें नहीं पता है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतना देर क्यों हो रहा है पैसे देने में, इतना देर क्यों हो रहा है पेमेंट करने में, थोड़ा जल्दी करिए, दिन नहीं कटिए, इस ग्रुप में सभी लोग जल्द से जल्द पेमेंट करें। भैया पेमेंट किस लिए ले रहे हो, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं पेमेंट क्यों ले रहे हो भैया, ठीक है, इनको पेमेंट करना है, जो कर चुके हैं वो ठीक हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे और नहीं तो बोलकर सब पीछे क्यों हट रहे हैं, ठीक है, पैसे देना है सबको। और यहाँ पे सभी लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब सभी सहयोग करें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 8 बजे तक, आप देखिए 8 बजे तक ये से 7 स्टूडेंट का मिलेगा पैसा, ठीक है, 7 लोग और देंगे, ठीक है। जो खुद किए फाइट नहीं सकता है उसके लिए भगवान भी आते हैं, इसलिए 1-2 फाइट करना है सबको मजबूती के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये पूरे ग्रुप में
जो है पैसे वाली बात हो रही है। जो भी पेमेंट किए हैं और मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं भेजे हैं, भेज दीजिएगा। का मतलब बहुत अच्छे से पैसे वसूला जा रहा है इस भर्ती के नाम पे। कभी 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 किस लिए, कभी किस लिए, मतलब जब से भर्ती आई है तब से पैसे वसूले जा रहे हैं। ठीक है, फ्रॉड चल रहा है और फ्रॉड खुद करेंगे, करवाएंगे और बोलेंगे कि हमारा सिस्टम खराब है। देखिए, ये जो एनएचडीसी से जो सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए हैं या फिर डिप्लोमा किए हुए हैं, उनको जो मान्यता प्राप्त से जो साक्ष्य दिया गया है, ऐसे है। ठीक है, बीटीएससी ने इसको भी बोल दिया कि ये साक्ष्य फर्जी है। जितने भी इंस्टीट्यूट के साक्ष्य मिले हुए हैं एनएचडीसी से, बिल्कुल ऐसे ही हैं। आपका भी होगा अगर एनएचडीसी से, चाहे वो डीएमडी हो, चाहे वो डीएमडी हो या फिर सीएमडी हो, तो आपका भी साक्ष्य ऐसे ही होगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से अप्रूवल ट्रेनिंग पार्टनर नाम लिखा होगा, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। बीटीएससी इस पे भी बोला है कि ये फर्जी है, सच भी बोल रहा है कि फर्जी है। कहने का मतलब क्या है कि गाइस देखिए, मैंने प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ों आपको समझा दिया, बता दिया कि फर्जी पैसे आप कहीं पर खर्च ना करें। ठीक है, कहीं पे किसी को मत दें, इन सब चक्कर में ना फंसें। ठीक है, आपका पैसा बर्बाद होगा, भर्ती प्रक्रिया वहीं की वहीं रह जाएगी। ठीक है, और जैसे कि आपको लगता है कि आपने सही जगह से कोर्स किया है, सही चीज़ें किया है, तो आप कोर्ट जा रहे हो, तो कोर्ट जाने से पहले ये वीडियो देख लेना। ये वीडियो में जो सारी बातें बताई गई हैं उसको नोट डाउन करके अपने वकील को यही सारी चीज़ें बताना होगा जो हमने आपको बताया है। ठीक है, और जो लोग कह रहे हैं कि कौशल विकास योजना या फिर स्किल इंडिया के तहत किए गए या फिर और भी चीज़ों पे अदर इंस्टीट्यूट से किए गए कोर्स फर्जी हैं, तो भैया आप बताएं किस तरीके से ये फर्जी है। हमने आपको दिखा दिया कैसे, क्यों नहीं फर्जी है। हमने तो आपको दिखा दिया बीटीएससी ट्रेडमैन की भर्ती आती है, वहाँ पे भी एनएचडीसी स्किल इंडिया के ही मांगे जाते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपकी भर्ती को लेकर, ड्रेसर प्राध्यापक की भर्ती को लेकर ये सर्टिफिकेट फर्जी है। लेवल भी बता दिया कि भैया ये आईटीआई की इक्विवेलेंस है, क्योंकि इसका लेवल 3 है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।